तो अब देखो ये है, ये लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, तो ये आपको पता है। अब ये हमने फाइंड आउट कर लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, लेकिन अब इसी वाले फॉर्मूला को हमने एक्सट्रापोलेट किया, 2 बार यूज किया, बिटवीन दिस पॉजिटिव चार्ज एंड द पॉइंट पी, बिटवीन दिस नेगेटिव चार्ज एंड द पॉइंट पी। अब पॉइंट पी क्या है, पॉइंट पी पे हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल इमेजिन हियर, वी विल प्लेस अ, क्या प्लेस करेंगे, टेस्ट चार्ज। एक टेस्ट चार्ज हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, और उस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे, उनकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो हम वहां पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेम्परेचर। तो ये 1 कूलम्ब चार्ज पर लगने वाला फोर्स जो होता है वही होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखते हैं। टेस्ट चार्ज वही होता है, देखो बार बार याद दिला रहा हूँ आपको, टेस्ट चार्ज वो होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जिसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, और जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो ये वाली चीजें हमने पढ़ी। तो फर्स्ट में हमने किया पॉजिटिव चार्ज Q एंड पॉइंट P, फिर ऐड किया इसमें नेगेटिव चार्ज एंड P, ये हमने ऐड किया, सिंप्लीफाई किया, ये करा। फिर हमने एक अजम्पशन को रिवोक किया यहाँ पे। क्या अजम्पशन था, व्हाइल डिफाइनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायपोल, हमने अज्यूम किया था कि दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में सेपरेशन होगा वो बेहद कम होगा, छोटा होगा। तो उसी को हमने रिवोक कर लिया कि R इज ग्रेटर देन 2a। 2a क्या था यहाँ पे, लेंथ ऑफ द डायपोल। लेंथ ऑफ द डायपोल बहुत छोटा है इन कंपेरिजन टू द R। R क्या है, R इज द दूरी ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल की दूरी जब नापते हैं तो उसके सेंटर पॉइंट से लेते हैं। तो सेंटर पॉइंट मान लो ये हमारा ओरिजिन पे प्लेस्ड है, ये वाला डायपोल यहाँ पे, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, तो ये है R, दूरी ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ द डायपोल। और 2a क्या है, लेंथ ऑफ द डायपोल। और डायपोल की हमने डेफिनेशन लिखाई, वहां पे लिखा था कि द लेंथ ऑफ द डायपोल शुड बी स्मॉल। तो हमने यही असम्पशन यहाँ पे रिवोक किया कि R इज ग्रेटर देन 2a, कि भैया आप जितना भी दूर इस पॉइंट को रख रहे हो, तो ये दूरी है ना इस लेंथ ऑफ डायपोल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी। तो वी कैन सेफली नेग्लेक्ट 2a, 2a की वैल्यू नेग्लेक्ट कर दो, और फिर यहाँ पे आओगे तो आपको अजम्पशन रिवोक करने के बाद ये फॉर्मूला मिला, फिर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखा। तो यहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में। इसी के बेसिस पे आपने मुझे क्वेश्चन करके दिखाया था। अब इसका आंसर आ गया था या करना चाहोगे एक बार फिर से, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। दीक्षा देखो चेहरा बना रही है सर ये क्या है, तन्वी हो गया था। तन्वी आप बताओ बच्चे। यस सर हो गया था, हो गया था। नहीं अभी बता रही है। तो देखो ये हमारा, अभी मेरे को तुम्हारे चेहरे पर देख के भी पता चल रहा है कि किसको कितना समझ आ रहा है। तो ये अच्छी बात है, कैमरा ऑन रख सकते हो तो रख लो, है ना। और जब 1-2 दिन ये हो जाएगा ना देखते देखते कि हाँ तन्वी समझ आ रहा होता है तो तन्वी का चेहरा कैसा होता है, दीक्षा को समझ आ रहा है तो दीक्षा का चेहरा कैसा होता है, तब नहीं समझ आ रहा तो कैसा चेहरा होता है, तो फिर मैं पकड़ जाऊंगा कि तुम्हारे को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कैमरा ऑन करके रखो भाई। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया था, दीक्षा का नहीं हुआ था। तो दीक्षा यूट्यूब पे जाएगी और एक अच्छी बच्ची की तरह वहां पे उस वीडियो को देखेगी, और फिर समझ नहीं आएगा तो व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करेगी कि सर समझ आ गया या नहीं आया। ठीक है, ठीक है बच्चे, ओके। अब आंसर तो यहाँ दिया ही हुआ है आपके लिए, तो पहले आप खुद अटेम्प्ट करना, है ना। आंसर देखने का टेम्पटेशन नहीं है, ये इसलिए नहीं दिया गया आंसर कि आप लोग सीधा आंसर देख लो। आंसर इसलिए दिया गया है कि आपको थोड़ा अच्छा लगे, अरे टाइप्ड भी है, मतलब सही होगा ये आंसर, सर ने गलत तो नहीं करा। कई बच्चों को ऐसा लगता है सर आपने कुछ गलत करवा दिया लग रहा है, तो उस विश्वास के लिए ये टाइप्ड लिखा हुआ है, और आपको सीधा सीधा समझ भी आ जाए। और वैसे हमने क्लास में कर दिया। अब देखो जो कंसेप्ट था ना पॉइंट चार्ज का, वही कंसेप्ट अब दोबारा यूज करेंगे, बस एंगल बदल गया है। भाई पहले यहाँ पे एक्सियल लाइन पे था, इधर था, तो एक्सियल लाइन पे सीधा सीधा था कि डायरेक्टली या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की या तो डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगी या टुवर्ड्स द चार्ज होगी, जो भी रहेगा सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। बट रेजोल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब है कि दोनों एक ही एक्सिस के अलोंग थे तो उनको रिजोल्व नहीं करना पड़ेगा, वो पूरा का पूरा उसी एक्सिस के अलोंग है। बट अगर दोनों के बीच में वेक्टर्स के बीच में एंगल बन जाए, जैसे ये वाला क्यू चार्ज है, इसकी वजह से ये आ रहा है वेक्टर, और नीचे नेगेटिव क्यू है, इसकी वजह से इस डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो अब ये दोनों वेक्टर हैं और दोनों किसी एंगल पे है, तो इस ये हम करते हुए आए भाई। जब ऐसा वेक्टर्स होता है तो वी हैव टू फर्स्ट रिजोल्व सच वेक्टर्स अलोंग द 2 परपेंडिकुलर एक्सिस। कोई भी 2 एक्सिस ले लो, उनके अलोंग उनका रेजोल्यूशन कर लो, और जनरली परपेंडिकुलर एक्सिस लिए जाते हैं ताकि इजी हो जाए।
तो हम क्या करेंगे, एक्स के अलोंग कंपोनेंट निकाल लेंगे, वाई के अलोंग निकाल लेंगे। और अच्छी बात क्या है कि इनका मैग्नीट्यूड देखो, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर भी के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जो इनका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, ये डाउनवर्ड वाले का तो नीचे आएगा इधर ऐसे, और इस वाले का ऊपर आएगा। एक एक को रिजोल्व कर देता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा तुम्हें। रुको, पहले उठाते हैं ये के क्यू बाय आर स्क्वायर, ऊपर जो जा रहा है पॉइंटिंग अपवर्ड्स, ये वाला, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो वर्टिकल ये वाला और एक हॉरिजॉन्टल ऐसा। तो ये ऐसा बनता है ना, पैरेललोग्राम बना लो चाहे तो, या ट्राइंगल इमेजिन कर लो, एक ये, या फिर ऐसे ये वाला और ये वाला, तो सेम ही वेक्टर है। तो दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला। और सेम नीचे वाले वेक्टर का करोगे तो एक इसका डाउनवर्ड आएगा और इसका ऐसे राइट साइड में आएगा। तो ये वाला डाउनवर्ड कंपोनेंट और ये इसका अपवर्ड, ये दोनों बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में। क्यों? क्योंकि के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों बराबर होके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स विल बी कैंसिलिंग आउट ईच अदर, केवल बचेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का खेल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। तो दो, इसका भी देखो, इस नीचे वाले वेक्टर का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी राइट टू लेफ्ट है, और इस ऊपर वाले का भी राइट टू लेफ्ट है। तो क्या ये दोनों एक ही एक्सिस के लॉन्ग पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन आ गया? तो वी कैन सिंपली ऐड देम, टू ई कोस थीटा। इसका भी ई कोस थीटा आया, देखो ये थीटा एंगल है, तो बेस वाला कौन सा कंपोनेंट? कोस थीटा कंपोनेंट। इसका भी ये थीटा एंगल था, तो बेस वाला कौन सा कंपोनेंट? कोस थीटा। तो ई कोस थीटा ये है, और ये भी ई कोस थीटा है। दोनों जुड़े तो टू ई कोस थीटा हो गया। बस सिंपली ऐड कर दो, अब हमें पता चल गया टू ई कोस थीटा है। ई की वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर इज द सेपरेशन, और यहाँ पे सेपरेशन कितना है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये देखो डायपोल इधर है, ये और ये, इन दोनों के बीच की दूरी 2a है। क्यों? -8 से a तक जा रहा है, तो a प्लस ए 2a, तो इसका मतलब हुआ कि आधी दूरी जो है ये a हो गई, और ये वाला आर गिवन ही है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए। इसका स्क्वायर करना होता है, तो तब स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो दूरी आपकी ये आ जाएगी। अब ये वैल्यूज आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। कोस थीटा की वैल्यू ट्राइंगल से देखो, ये थीटा इधर भी है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो कोस थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस ए है, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू सारी रखो, सिंप्लीफाई करो तो यहाँ तक आ जाओगे, के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और फिर इसमें पी रख दो। पी क्या है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज टाइम्स द सेपरेशन। तो सेपरेशन 2a है, चार्ज का मैग्नीट्यूड q है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2aq आ गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू, मैग्नीट्यूड। वो वैल्यूज यहाँ पे रख दो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी kp बाय r क्यूब। और ये इसमें ये वाला assumption भी ले लो कि r इज फार ग्रेटर देन 2a, लेंथ ऑफ द डायपोल इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू दिस r। तो ये assumption लेके फिर यहाँ पे आप आ जाओ kp बाय r। तो सेम ही स्टेप्स थे, बस वहां पे आपको डायरेक्ट एडिशन करना था, यहाँ कोस थीटा वाला और आएगा। तो ये जिन्होंने वेक्टर एडिशन का कंसेप्ट है, डेरिवेशन वाइज दोनों चीजें सेम, ठीक है। अब एक चीज और दिखा देता हूँ कि ये अजम्पशन का मतलब क्या है। ये बाकी आपको पता ही चल गया होगा कि अजम्पशन एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। तो रियल लाइफ में आपको ऐसा दिखेगा डाइपोल, कि डाइपोल ऐसा है -q, दूसरा +q इधर ही रखा हुआ है, ऐसे दोनों के बीच में सेपरेशन d है। अब जो पॉइंट P है ना, वो इससे बहुत दूर यहाँ पे कहीं है, तो आपको अजम्पशन समझ आता है। इक्वेटोरियल पे जा रहे हो तो बहुत दूर है यहाँ पे, तो ये लेंथ जो है d, और r बहुत बड़ा है उसके कंपैरिजन में, तो r इज ग्रेटर देन d, या फिर r इज ग्रेटर देन 2a, जो हमने वहां पे अजम्पशन देखा था। तो ऐसा होता है, ठीक है। जब Yes, हम sir. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इमेजिन करो आप ना, इसका एक और इफेक्ट भी बताता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव में जाती हैं, ठीक है। तो जो आपको जब इस चार्ज के बारे में देखोगे ना, जब चित्र कहीं देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो आपको ये नजर आएगा कि जो डिस्टरबेंस होता है ना, दो चार्जेस की वजह से जो डेविएशन होता है, या फिर ये अपने आप को एक दूसरे को क्या करती है,
क्या करती है, अट्रैक्ट या रिपेल करती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब मोड़ देती है, यूनिफॉर्मली आउटवर्ड नहीं जा रही, मोड़ दे रही है एक दूसरे को। तो वो आपका इफेक्ट डोमिनेंट यही होता है चार्ज के आसपास। दूर जाओगे तो फिर आपको ऐसा दिखेगा, ये थोड़ा यूनिफॉर्मिटी नजर आने लगेगी। तो वही चीज है कि जब आप चार्ज से दूर जा रहे हो तो जो डेविएशन है ना वो कम होता जा रहा है। दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग। तो इस नजरिए से भी देख सकते हो। जो बच्चे देख पा रहे अच्छी बात है, नहीं देख पा रहे कोई टेंशन नहीं। कंसेप्ट वही रहेगा, फिजिक्स वही रहेगी, चार्जेस वही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के नजरिए से देख लो, इलेक्ट्रिक डायपोल के नजर से, तो वो चीजें आपको बैक टू द माइंड क्लियर होनी चाहिए। बुक में नहीं मिलेगी ये वाली बात, ऐसे ही आगे याद तो बता दिया कुछ भी, ठीक है। अब देखो ये डेरिवेशन कितने बच्चों को आया कि सर ये थोड़ा ठीक लग रहा है, कर लेंगे, है ना। एक बार करके कंफर्मेशन दे दिया करो बस कि सर आ तो गया समझ। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला देखेंगे, के पी बाय आर स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर 3/2। तो ये फॉर्मूला इसका आ गया। पिछले वाले का क्या आया था, इक्वेटोरियल एक्सियल का क्या आया था, एक्सियल का क्या फॉर्मूला था, 2 kpr/r² माइनस ए स्क्र की पावर 2। तो एक ये फॉर्मूला, एक दूसरा वाला फॉर्मूला, kp/r² प्लस ए स्क्र की पावर 3/2, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कर दो। Calculate the electric field intensity due to an electric dipole of length this having charges of 100 microcoulomb at a point 20 centimeter from each charge on equatorial line। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ो, बच्चे आराम से, जिनको समझ नहीं आ रहा वर्ड बाय वर्ड पढ़ो ना। फिर आपको वैल्यूज दिखने लगेंगी कि ये फॉर्मूला के हिसाब से कौन कौन सी वैल्यूज इसमें दी गई है, और उन वैल्यूज को फिर क्वेश्चन में डालो। और फिर एक ही चीज का गुंजाइश रह जाएगी, वो रहेगी सिली मिस्टेक्स की। तो वो सिली सिली करके हम थोड़ा कम सिली हो जाएंगे जब क्वेश्चन करेंगे, तो फिर वो सिली मिस्टेक्स भी गायब होने लगेगी। फॉर्मूला है, सीधा वैल्यूज डालनी है, और जिनका आंसर आ जाए चैट बॉक्स में डालना, ताकि दूसरे बच्चों को लगे अरे यार इतने इतना फास्ट भी कर ले रहे हो, है ना। और इसमें चीटिंग नहीं करनी है। हाँ नेहा पूछ रहे हैं कुछ। हाँ बच्चे, सर गलती से रह गया था पहले। क्या क्या, सर रह गया था पहले जब अच्छा किया अच्छा था। अच्छा, पहले का हैंड रेज रह गया था, कोई नहीं। अपने सहपाठियों को, अपने बैचमेट्स को हेल्दी कंपटीशन देना अच्छी बात है ना, कि फटाक से कर लिया तो हैंड रेज कर लो, हो गया सर हो गया, ताकि दूसरों को लगे कि हाँ यार हमें भी करना है। चैट बॉक्स में डाल दो जो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाए नहीं अभी इसका आंसर नहीं बताना, उसका मत बताओ, नहीं तो चैट बॉक्स में डालो आंसर, ताकि पता चले कि हाँ यार कोई तो है कर रहा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ डायपोल ले दिया 10 सेंटीमीटर, हैविंग चार्जेस ऑफ 100 माइक्रोकूलम। चित्र बना लो, सबसे अच्छा है कि एक डायपोल मोमेंट का, डायपोल का वो क्या होता है डेफिनेशन, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। तो पहले आप इक्वल अपोजिट चार्जेस ड्रॉ कर लो। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या दिया है, 100 माइक्रोकूलम रखो, एक -100 होगा एक +100 होगा। सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस दिया है 10 सेंटीमीटर, जो कि डायपोल की लेंथ भी है, वो ड्रॉ कर लो। फिर इक्वेटोरियल लाइन को इमेजिन करो कि ओरिजिन पे रख दो डायपोल को, और उस पॉइंट से इक्वेटोरियल। अभी दीक्षा देखो इतनी कंफ्यूज हो गई, सर डायपोल कहाँ से आ गया दुनिया में। तन्वी का आंसर आया शायद, तन्वी असरी। हाँ तो अभी देखो फिर इक्वेटोरियल लाइन इमेजिन करो, और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आप कैलकुलेट करो, फॉर्मूला आपको दे देते हैं ना। कोई नहीं आ जाएगा बच्चे, आप है ना आज वीडियो देखना, अच्छे से समझाया था मैंने, और आ जाएगा। ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, हम लोग तो जबरदस्ती इसको खींचे जा रहे हैं क्योंकि सबको साथ लेकर चलना है ना। पीएम मोदी क्या बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास हम भी चाहते हैं कि आप सभी लोग अच्छा एग्जाम करके आओ, अच्छे से पढ़ो।
इसलिए हम इसको थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन स्पीड बढ़ाएंगे आने वाले टाइम में, स्पीड भी बढ़ाएंगे, आपके क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ाएंगे। तो मैं ऐसे ही दुखी किया करूंगा, मैं कभी कभी ऐसा होगा कि पूरे सेशन पूरा 1-1.5 घंटा इसी चीज में दुखी किया करूंगा, और उस दिन सबका कैमरा ऑन रहेगा, मैं सबके चेहरे देखना चाहूंगा, दुखी दुखी चेहरे, अरे सर याद ही नहीं आ रहा सब। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, हम इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना बस। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं, जो लेंथ दिया है ना 20 सेंटीमीटर, वो कौन सा लेंथ है वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन सिंपल है, स्ट्रेट है। चलो भाई, अब मैं चित्र बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, आप लोग करते रहो जहां भी जैसे भी कर रहे हो, और फिर आंसर आना चाहिए सब। डाइपोल ये है -2, ये +2। हाँ भाई, सही आंसर आया है, शायद नहीं आता। और ये है सेपरेशन, जिसको बोल दिया मैंने, अब 2a बोल दूं, क्योंकि हमने 2a ही लिया था। ये इक्वेटोरियल लाइन है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इस पे मैं एक टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लेता हूँ, और अब बताना है इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, Q की वैल्यू दे दी है बच्चों, A की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू दिया 100 माइक्रो, यानी कि 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, या फिर क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻4 कूलम। अब at a point 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच चार्ज, ओके 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच चार्ज, यानी कि ये वाली दूरी 20 सेंटीमीटर है, और ये वाली दूरी भी 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, और ये तो है ही 2 है। तो अब हमें, अच्छी बात है, हमें इसका भी यूज नहीं है, हमें सीधी दूरी दे दी, यानी कि हमें नीचे जो वैल्यू रखनी है ना, r² + a², उसकी वैल्यू दे दी 20। मतलब हमें क्या दिया है, ये क्या होता है बच्चों, अगर ये था, ये a था, और ये दूरी जो थी ये r हमने इमेजिन किया था, तो ये क्या होना चाहिए था, 20 शुड बी इक्वल टू √r² + a²। तो हमें √r² + a² की वैल्यू दे दी गई है 20। अब यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले में कैसे लिखोगे, और p क्या है, p तो होता है भैया लेंथ इंटू चार्ज, तो 2, तो नहीं 2 नहीं रखेंगे, 2 क्यों रखे, हमें तो लेंथ दे रखे 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 इंटू क्यू, क्यू क्या है 10⁻⁻4, तो यानी कि 10⁻⁻5 है डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, के कुछ नहीं होता, के तो 9 इंटू 10⁻9 था। सर 0.1 कहाँ से आया? हाँ सही आ रहा है बच्चा आपका आंसर शायद। सर 0.1 कहाँ से आया? अच्छा 0.1 कहाँ से है, लेंथ ऑफ द डाइपोल बच्चे, लेंथ ऑफ द डाइपोल। डाइपोल मोमेंट क्या लिख रहे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। वापस आते हैं भाई, ये देखो P क्या था, Q इंटू डी, वहां पे D की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर, है ना, और Q क्या है, Q दे रखा है 100 माइक्रो कूलम, यानी कि 10⁻⁻4 कूलम। तो 0.1 का मतलब क्या है, 10⁻⁻1, और ये 10⁻⁻4, यानी 10⁻⁻5 आया P की वैल्यू, कूलम मीटर, ठीक है। आ गया किसी का आंसर, किस किस बच्चे ने आंसर दिया भाई, चैट बॉक्स में देखते हैं। हाँ तन्वी का आंसर सही है भाई, तन्वी का आंसर सही है, नहीं अब बच्चे आपने थोड़ी गलती कर दी शायद। तन्वी आपका आंसर सही है बच्चे।
यस सर। देखो कुछ नहीं करना भाई, इसके बाद तो वैल्यू रखनी है। अरे लिख लो भाई, तुम करते ही नहीं हो, जो नहीं कर रहा उन्हीं का नहीं आ रहा। अब इसमें बच क्या गया यार, इसमें कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। के की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻⁹ है। पी की वैल्यू मुझे पता चली कि 10⁻⁻5 है। अपॉन में r² + a² की पावर 1/2 तो मुझे पता ही है, तो मैं उसकी वैल्यू उसकी वैल्यू क्या कर दूं, उसका क्यूब कर देता हूँ। तो 0.2 मीटर है, उसका क्यूब कर दो, बस इसको सॉल्व करना है। सर 0.2 कहाँ से? अरे यार 20 सेंटीमीटर है ना ये, तो 0.2 मीटर। क्या ये r² + a² की पावर 1/2 है, ये हो गया 0.2 के बराबर। अब पावर 1/2 का क्यूब करोगे, इसका मतलब पावर 3/2 हो गई ना। हाँ तो 3/2 हो जाएगी। तो यानी इसका क्यूब करना है, तो ये आपको मिल जाएगा डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, यानी 0.2 का क्यूब कर दो खाली। इसको सॉल्व करो, सही आंसर आ जाए। तभी बच्चे करेक्ट करना अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ना। सही है ना, ये एक्सप्रेशन सही है ना बिफोर सॉल्विंग, ये वाला। यस सर। ठीक। यस सर, ये 0.2 बताओ कहाँ से आया, कैसे है? अरे भाई सोल्व 0.2, करके। रुक जाओ बताते हैं। अभी इसमें जगह कम पड़ गई है, ठीक है। इरेजर लेके ना फिर समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। ये ये वाली दूरी देखो दे रखी है आपको क्वेश्चन में कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड एनी ऑफ द चार्जेस 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली दूरी 20 है, ये तो पता चल रही है क्वेश्चन से, ठीक है, यस और नो। इसके बाद 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू √r² + a²। क्यों? क्योंकि हमने डायपोल मोमेंट का, जो डायपोल था उसका लेंथ 2a इमेजिन किया था, तो यहाँ भी 2a रख रहे हैं, और ये हाफ लेंथ a आ गया। भाई फॉर्मूला जब ये वाला आया था तो उसमें लेंथ 2a लिया था ना, तो हाफ लेंथ a आ गया। तो ये वाला ट्रायंगल इमेजिन करो, देखो जहाँ पे इरेजर मूव कर रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर ये बेस हो गया a, इसका परपेंडिकुलर हो गया r। तो पाइथागोरस से ये वाली लेंथ कितनी मिलने वाली है, √r² + a²। भाई हाइपोटेन्यूज एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो उससे मिला दिस इज √r² + a², और यही मुझे दे रखा है 20 सेंटीमीटर के बराबर। तो आई दिस मींस √r² + a² इज इक्वल टू 0.2 मीटर। ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। अरे 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 0. यस सर, यस है सर। ना 0.2 मीटर। उसके बाद ये r² + a² का अंडर रूट का मतलब क्या है, ये r² + a² की पावर 1/2, पूरे की पावर 1/2। अब पावर के ऊपर जब पावर जाती है तो क्या हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। दैट मीन्स आई हैव टू क्यूब दिस थिंग, ये जितनी भी वैल्यू है ना 0.2, उसका क्यूब ले लूंगा तो मुझे मिलेगा r² + a² की पावर 3/2। अभी ये समझ, रुक जाओ यार तुम तो बहुत वो हो गए हो, चीता बच्चे हो गए। मैथ्स मैथ्स में, अरे बोलो सर मैथ कमजोर था तभी तो हमने नीट लिया। नो सर, सर मैथ अच्छा था लेकिन। रुक जाओ देखो, अगर आपने पता है a की पावर 2 और इसकी पावर 3 करूं मैं तो क्या आएगा, a की पावर 2 × 3, ठीक है ना। अब यस देखो सर। r² + a² की पावर 1/2, ये होता है √r² + a², ठीक है। अब मैं √r² + a², और इसी की वैल्यू दे रखी है 0.2 मीटर, a² की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर 3, यानी कि r² + a² की पावर 3/2। भाई 1/2 और 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 × 1/2 3/2 हो गया। अब इसका मतलब ये तो मुझे फाइंड आउट करना है, ये वाली वैल्यू तो मुझे पता करनी है क्योंकि डिनोमिनेटर में है, और मुझे अंदर वाली वैल्यू पता है जो कि 0.2 है। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, 0.2 का होल क्यूब इज गोइंग टू बी माई डिनोमिनेटर। देखो सर 2 कहाँ गया, 3/2? वो है, 2। सर ये जो 2 नहीं लिखा पावर में, 3/2 तो 2 हाँ तो कहाँ अरे ये है? पूरे की वैल्यू है ना बच्चे, ये पूरा मिलके 0.2 है, पावर नहीं है। r² + a² 0.2 थोड़ी है, r² + a² की पावर 1/2 की वैल्यू 0.2 है। यस सर। हाँ इतनी सिंपल सी बात है, सिली मिस्टेक, बहुत ज्यादा सिली हो रहे हो तुम।
इतना सिली होना अलाउड नहीं है। कोई नहीं, ठीक है, कई बार हो जाता है यार, मेरे साथ भी होता है। ठीक है, तो समझ गया ना? यस सर। ठीक है, नहीं समझ आया तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखना अभी। और भाई कितने बच्चों को ये क्वेश्चन, अभी कितने बच्चों को ये क्वेश्चन हो गया है या फिर कर लोगे समझाने के बाद? एक बार कंफर्मेशन दे दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और कितने बच्चों को अभी डाउट है? चलो सब हाथ नीचे कर लो, जिनको डाउट है वो डाउट पूछ लो बच्चों, जिनको डाउट है वो डाउट सभी। हाँ तानिया पूछो बच्चे। ये डाउट क्यों नहीं पूछते यार तुम लोग? डाउट्स तो होते ही हैं। बोले कि सर डाउट पूछ तो लें, लेकिन हमारी पोल खुलने का डर रहता है कि ये कुछ नहीं आ रहा है। कोई नहीं, ठीक है। तो डाउट्स पूछो भाई, व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो, पर्सनली पूछ लिया करो, क्लास में नहीं पूछ लिया तो। ठीक है, अब देखो हमने दो केसेस देख लिए, जिनको समझ नहीं आया वो यहाँ पे देखना, ये सेम वही सॉल्यूशन दिया है, थोड़ा शॉर्टकट में है। यहाँ से देख लेना, वहां से देख लेना, वीडियो से देख लेना, आ जाएगा। नहीं आता तो फिर यू कैन रीच मी आउट। तो अब थर्ड केस है जिसमें होता है कि ना ही ये एक्सियल पे है और ना ही ये इक्वेटोरियल पे है, किसी जनरल पॉइंट पी पे है जो किसी एंगल थीटा पे सिचुएटेड है, थीटा एंगल पे और आर दूरी पे, है ना। एट एन एंगल थीटा एंड एट दैट एंगल आर दूरी स्पेन कर लिया आपने, ये एंगल बनाया थीटा और फिर उसके ऊपर आर डिस्टेंस पे ले गए। अब ये जनरल पॉइंट पे सिचुएटेड है, तो उस केस में क्या होगा? मेथोडोलॉजी सेम रहेगी, पॉइंट चार्ज का वाला फॉर्मूला लगाओ, E1 E2 आएगा, किसी एंगल पे रहेगा, वेक्टर का उसका कंपोनेंट लो, ऐड कर दो, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी KP बाय आर क्यूब इंटू 1+3 कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आएगा, इसको रट लेना। ठीक है, बस इस फॉर्मूला को रट लेना, इसका डेरिवेशन आएगा नहीं काम, इस फॉर्मूला को रट लेना। एट एनी जनरल पॉइंट KP बाय आर क्यूब √1+3 कोस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या होगा? थीटा विल बी द एंगल दैट डायपोल मोमेंट वेक्टर विल बी मेकिंग एट विद द हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रहेगा उसके साथ डायपोल मोमेंट वेक्टर क्या एंगल बना रहा है, वही है थीटा। नहीं सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा हूँ भाई, जो पॉइंट पी, दोबारा सुनो, पॉइंट पी गलत बोल गया। जो पॉइंट, जो हमारा एक्सिस है, डायपोल मोमेंट का जो एक्सिस है, उससे जो पॉइंट पी एंगल बना रहा है, पॉइंट पी को ज्वाइन करेगा ना सेंटर, दो पॉइंट हो जाएंगे बच्चों। एक तो हो गया ये वाला जिसपे अपना डायपोल मोमेंट वेक्टर है, ये ऐसे, और दूसरा पॉइंट हो गया जिसपे पॉइंट पी है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन है, ये क्या थीटा एंगल बना रही हो। ठीक है, दैट इज द थीटा एंगल, उसको देखो और फिर कर सकते हो। थीटा पहले भी वही था, देखो 90 डिग्री में थीटा कौन सा था, 90 डिग्री जब ले रहे हैं तो 90 डिग्री में थीटा यहाँ पे है ना, दिस इज द थीटा, और ये 90 डिग्री के बराबर है। ये क्या था? डायपोल मोमेंट, तो ये रहा हमारा इधर, इसके साथ जो पॉइंट पी है वो कितना एंगल बना रहा है, तो वही एंगल थीटा है। उस केस में भी वही रहेगा एट जनरल पॉइंट, और ये आप इसको कर लेना। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना, फिर इस डेरिवेशन को देखना, और फिर यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, शॉर्टकट तरीका है, ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। डेरिवेशन पूछोगे तो डेरिवेशन में क्या करना है? पॉइंट, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर याद है तो उसका वेक्टर सम करना है तीनों ही केस में। पहला केस है उसमें भी जब एक्सियल पे है, तो एक्सियल में दोनों एक साथ अलाइंड है, दोनों को ऐड कर दो सिंपली, जिस डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन कंपोनेंट ऐड लगा दो। परपेंडिकुलर में क्या है? दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो उनके कोस कंपोनेंट ले लो और दूसरा जो वर्टिकल कंपोनेंट है कैंसिल आउट हो जाएगा। जनरल में दोनों काउंट होंगे, उनको सोल्व करोगे, डेरिवेशन थोड़ी लंबी होगी, कॉम्प्लिकेटेड होगी, और अच्छी बात है इसकी जरूरत नहीं है डेरिवेशन की। अगर आपको बैक ऑफ द माइंड क्लियरिटी है फर्स्ट पॉइंट और सेकंड वाले की, तो ये बैक ऑफ द माइंड आप क्वेश्चन इसका कर लोगे, और ये फॉर्मूला रटना है तो फॉर्मूला आपका यहाँ पे हाईलाइटेड है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और दीक्षा तब तक तुम वीडियो देख के और डायपोल का पूरा कहानी क्लियर करना। ठीक है, अब हमारी मजबूरी क्या है कि ये आपके बैच में डायपोल लास्ट में हो रहा है अभी, तो ये भी नहीं बोल सकते कि दूसरी क्लास में आ जाना, तो अभी तो वीडियो देखना इज द ओनली ऑप्शन। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये वाला मॉड्यूल हो गया हमारा खत्म। ठीक है, अच्छा रुको, डाउट पूछ लो, अगर किसी को इसमें डाउट है तो वो वाले पूछ लो भाई, और नहीं तो फिर हम लोग एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, अभी हमारे पास टाइम है, और फिर आगे बढ़ेंगे। नो डाउट, ठीक है, बच गया मैं, किसी ने डाउट नहीं पूछा। हाँ देखो।
अरे क्या था भाई, पोटेंशियल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आप मेरे को कुछ कुछ क्वेश्चन बताना। अभी भूल जाओ, डाइपोल एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, उसकी टेंशन मत लो, इतना चिंतित नहीं होते, ठीक है। तो जिनको भी समझ नहीं आया कोई टेंशन नहीं है, अभी ये इस पे बढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो उससे पहले आप लोग मुझे बताओ कि पोटेंशियल से आप लोग क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। Energy possessed by its height. हैंड रेज कर लो, एक एक करके पूछेंगे, एक एक करके पूछेंगे, और आपके आंसर से ही मुझे हम लोग डेफिनेशन एस्टेब्लिश करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो जिन जिनको पता है व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी, तो वो लोग हैंड रेज कर लो एक बार, मैं एक एक करके पूछूंगा तो फिर आप लोग बताते जाना, ठीक है। तानिया बताओ मुझे। सर पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो जब उसकी चेंज में जो शेप में जो चेंज आता है उसको जो एनर्जी क्रिएट होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। चेंज इन शेप जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, ठीक है, चेंज इन शेप और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सिस्टम, उसकी वजह से अगर कोई सिस्टम एनर्जी स्टोर कर रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। बहुत सही बात है। दीक्षा बताओ। Sir, the energy possessed by an object due to its height. एनर्जी पोजेस्ड बाय इट्स बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट। तो थोड़ा रिफाइन करता हूं, एनर्जी पोजेस्ड बाय इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम डेटम ना, किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसकी वजह से अगर उसके पास कोई एनर्जी है तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तन्वी बताओ बच्चे। Sir, the energy stored energy that depends upon the relative position of various parts of a system. सही है, सही। तो आप लोगों ने और कोई बताएगा भाई, जो बच्चे क्लास में बोलते नहीं है वो तो बता दो, उनका मन भी बोल रहा होगा। हाँ, दैट ओके, पूजा बोल रहे हैं कि दैट मे बी पॉसिबली बिकम, अच्छा गया भाई कमेंट, दैट मे बी पॉसिबली बिकम समथिंग हैपन बी यूज्ड एक्सेट्रा पोटेंशियल। अच्छा ठीक है, शायद इन्होंने कहीं से कॉपी करके चिपका दिया है मुझे आंसर, तो कोई बात नहीं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप सबने मुझे बताया, ठीक है। अब लेकिन यार ये जो बच्चे हमारी क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते उनका मन भी तो बोल ही रहा होगा ना कि सर पोटेंशियल एनर्जी मतलब एमजीएच एमजीएच एमजीएच, असली मसाले सच सच एमडीएच। ये ऐड देखी है तुमने? यस हाँ, तो Yes, अभी एमजीएच बोल रहा होगा उनका मन। तो वो वाले भी आ जाओ भाई, हैंड रेज करने में क्या जा रहा है तुम्हारा। 3-4 बच्चे होते हैं, बाकी सब लोग सो जाते हैं मुझे लग रहा है। अरे सर आप आ गए, पढ़ा दो, निकल लेते हैं। हाँ देखो, हैंड रेज करो करो। कुछ बच्चों ने हाथ ऊपर किया फिर निकाल कर दिया। जिन बच्चों को पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एमजीएस पता, वो एक बार हाथ ऊपर करके मेरे को कंफर्मेशन दे दो कि सर इतना तो हम जानते हैं। sir, ये तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी का। हाँ नहीं, वो भी बताएंगे, वो बहुत लिमिटेड केस का है, पर तुम्हारा मन तो यही बोल रहा होगा ना सर पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच। यही होता है यार, मैं भी बच्चा था तो मुझे भी पता ही है कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब एमजीएच होता है। तो आपके मनोस्थिति मुझे पता है कि आपका मन यही बोल रहा है कि सर कुछ मत पूछो, ये कन्फिगरेशन ये अंग्रेजी बात है, ये मत करो, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी मतलब एमजीएच, ठीक है। तो काफी बच्चे हैं जिनको ये फॉर्मूला पता है। अब हम लोग इसी को पढ़ेंगे और इसी से एस्टेब्लिश करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सिस्टम क्या होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, और हम साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, फ्लूइड में भी काम आएगा, थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा, फिजिक्स के हर जगह काम आएगा, ठीक है। थोड़ा बोरिंग हो सकता है, जिन बच्चों को पोटेंशियल का या इन सब का कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो वो इस भाव में ना चले जाए कि सर ये बोर करने वाला टॉपिक मत पढ़ाओ, ढंग की चीज पढ़ाओगे तो हम क्लास में रुकेंगे, नहीं तो हम निकल रहे। तो वो ऐसा मत सोचना सर हम तो बड़े तुर्रम खाए, हमें तो बहुत कुछ आता है। तो उस फीलिंग में ना जाते हुए एक एक चीज ध्यान से सुनना, ताकि आपको पता चले कि डेटम क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एनर्जी क्यों स्टोर होती है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। इन्फिनिटी पे चले जाते हैं तो फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि एनर्जी जीरो हो गई, और फिजिक्स के रिस्पेक्ट में इन्फिनिटी किसको बोलते हैं, बोल देना। जैसे आप लोग बोलते हो कि इन्फिनिटी का मतलब क्या है, तो मैथमेटिक्स वाला का मतलब है कि वेरी लार्ज नंबर, कितना वेरी लार्ज, ठीक है। तो फिजिक्स या साइंस की नजर में इन्फिनिटी किसको बोलते हैं, तो वो सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, धीरे धीरे आपके पूरी कहानी सुनोगे तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी आपने मुझे बताया कि पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू
तीन डेफिनेशन आई है मेजर। तो फर्स्ट वन इज कि ड्यू टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि हमारा कोई भी सिस्टम है, कोई भी पार्टिकल है, उसकी पोजीशन किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड इन दैट पार्टिकल या इन दैट सिस्टम, उसी को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। आपने मुझे बताया। दूसरा ये है कि ड्यू टू शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सिस्टम है, उसकी शेप या उसकी कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसके एक दूसरे पार्टिकल एक दूसरे के साथ कैसे अलाइंड है, उनके बीच में कितने फोर्सेस हैं, क्या उनके बीच में कोई स्ट्रेसेस हैं, तो उन सब की वजह से भी कोई एनर्जी स्टोर हो रही है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब देखो डिफाइन करते हैं जो आपने मुझे बताया कि mgh, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी इस मॉड्यूल का एजेंडा क्लियर कर लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। देखो भाई ध्यान से, पहले देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, वो देखेंगे। उसके बारे में और गहराई से जानेंगे कि यार क्या चीज है ये। बाद में समझ तो आता नहीं है, कई बार बच्चों को पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, बाद में ये नहीं पता चलता है कंजर्वेटिव कौन सा है, नॉन कंजर्वेटिव कौन सा है। कैसे पहचानोगे, वर्क डन से कैसे पहचान लोगे कि कंजर्वेटिव था, एनर्जी स्टोर से कैसे पहचान लोगे कि कंजर्वेटिव था या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था। ठीक है, वो देखेंगे। फिर पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने बताई, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यही करने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग देखेंगे कि स्प्रिंग की वजह से कैसा शेप एंड साइज वाला। बस ये हम कोरिलेट करने के लिए, स्प्रिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट उससे मिलता जुलता चलता है हमारा। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक मोर और लेस सेम ही चीज है। ध्यान से देखो तो GM1M2 अपॉन आर स्क्वायर, KQ1Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फॉर्मूले भी मिल रहे हैं, कंसेप्ट भी मिल रहे हैं पोटेंशियल का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सारी चीजें मिलती जुलती चलेंगी, तो इनको मिलाते हुए चलेंगे। फिर वर्क डन क्या रहेगा कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये हम इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे। होपफुली थोड़ा बहुत तो अभी कंप्लीट हो जाएगा ग्रेविटेशन वाला, कल इसको फिनिश कर देंगे, ज्यादा लंबा है नहीं। अब देखो एक बार बता देता हूं, आपने जो मुझे बताया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला बताया, उसी से समझते हैं सारा कहानी। नीचे जो ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, ये है अर्थ सरफेस, अर्थ का सरफेस। ठीक है, अब अर्थ के सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ आप। mgh, mgh ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटम। और यहाँ पे Yes, sir. डेटम क्या है, इसी यहाँ पे जीरो है ना, तो दिस इज जीरो पोटेंशियल पे है कि अब इतना गिर गया और गिर नहीं सकता, है ना, इतना नीचे आ गया, इससे नीचे ये जा नहीं सकता। तो बच्चों ये जो अर्थ का, इसमें देखो टर्म्स आपको मिलेंगे, रेफरेंस या फिर डेटम या फिर जीरो हाइट, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, डेटम होगा या रेफरेंस होगा या जीरो पॉइंट बोलेंगे, ओरिजिन बोलो, जीरो पॉइंट बोल लो, ये सब डेटम के लिए। यानी इससे नीचे एनर्जी का नहीं है, नेगेटिव एक्सिस में जाएगी अगर एनर्जी, उससे नीचे गई तो नेगेटिव चली जाएगी। तो नेगेटिव एनर्जी ऐसी कोई फिजिकली चीज तो होती नहीं है ना, फिजिकली तो ये नहीं बोल सकते कि इसमें नेगेटिव एनर्जी, जीरो एनर्जी। तो जीरो एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द पोटेंशियल वाले पार्ट की वजह से जहां एनर्जी जीरो हो जाए, उसी को बोलते हैं डेटम पॉइंट या रेफरेंस। तो अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो अभी हम पोटेंशियल एनर्जी mgh बोलते हैं ना, उसमें क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की वजह से अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई एनर्जी स्टोर्ड है, तो दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसकी वैल्यू आपने mgh बताई, हाइट जीरो पे, ये जीरो रहने वाली है। किसी हाइट h पे चले गए जिसकी वैल्यू है 10 मीटर्स, ठीक है, 10 मीटर की ऊंचाई पे आप इस ऑब्जेक्ट को ले गए, तो अब इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये कितनी हो जाएगी, mg into 10. हाँ mg into 10, यानी 10 mg हो गई। ठीक है, अब देखो ये एक तो केस ये हो गया कि मैंने क्या किया, मैं इस ऑब्जेक्ट को, मैंने देखो ये चार्जर है मेरे हाथ में, और ये मान लो कि अर्थ का सरफेस है ये वाला, ठीक है, ये बोर्ड, अब इसके ऊपर ये चार्जर रखा हुआ है। ठीक है, मैंने इसको पकड़ा, दिख ही नहीं रहा यार ये ज्यादा ही, हाँ इसको मैंने पकड़ा, चलो चार्जर ही रखते यार, ये दिखा नहीं क्यों नहीं रहा, हाँ ठीक है ना। अब ये देखो चार्जर है, ये मैंने पकड़ा इसको और मैं इसको सीधा उठा के ले गया, तो मैंने क्या किया, आई हैव डन सम वर्क, अभी भी गायब हो रहा है पर तुम इमेजिन कर सकते हो, इसको पकड़ा और हाथ से इसको वर्क डन किया और इसको उठा ले गया ऊपर। पहले हाइट जीरो पे था, फिर हाइट 10 मीटर पे ले गया। ठीक है, अब
एक तो तरीका ये था कि सीधा सीधा उठाया और सीधा सीधा ऊपर ले गया, ठीक है। दूसरा तरीका था ऐसे पकड़ा और इसको घुमाता फिराता ले गया ऐसे आराम से, ठीक है, और फिर पहुंच गया 10 मीटर पे। तो दोनों तरीके समझ आए। पहला केस क्या है, सीधा उठाया सीधा सा ले गया, दूसरा उठाया ऐसे घुमाया फिराया मजे में और फिर ले गया। तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मेहनत कौन से में ज्यादा लगी, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? दूसरे वाले में। दूसरे वाले में। लेकिन एज फार एज ग्रेविटी कंसीडर करें कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जो मैंने वर्क किया, भाई हाथ से इसको उठा के ले गया, वर्क तो मैंने हाथ से किया, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहा हूं ना। एक तो मेरा हाथ इस पे वर्क कर रहा है और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो डाउनवर्ड लग रहा है उसके अगेंस्ट में वर्क करके इसको इसी हाइट पे ले जा रहा हूं। तो अब देखो दूसरा ड्रॉ कर रहा हूँ केस यहाँ पे कि ये नीचे था एम, और इसको पकड़ा और ऐसे हिलाता डुलाता घुमाता फिराता, 2 चाउमीन खिलाए, फिर थोड़े गोलगप्पे खिलाए, फिर इसको ले गया कि ले बेटा अब तू अपने घर पहुंच गया, स्कूल से चला और घर आ गया। अब देखो अब यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 10 मीटर की हाइट है तो 10 mg। तो ये आप सबको पता है, अंदर से आपको फीलिंग क्लियर है कि ये ऐसे घुमा फिरा के ले जाओगे तब भी 10 mg आएगी। तो अब जब आपको ऐसा फीलिंग आए कि चाहे सीधा ले जाओ चाहे घुमाते फिराते ले जाओ, और जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में ही खाली एनर्जी का वैल्यू डिपेंड कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड, आप उसको वापस भी ले सकते हो। भाई ये मैंने उठाया, कंजर्वेटिव फोर्स क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अब बोलोगे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है, ऐसा होता है जो डिस्प्ले पे दिख रहा है कि चाहे सीधा ले जाओ चाहे घुमा फिरा के ले जाओ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब हाइट 0 थी, और दूसरा केस जब हाइट 10 मीटर थी, तो दोनों केसेस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही केवल एनर्जी का डिफरेंस मैटर कर रहा है। ऐसे वाले फोर्स फील्ड को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ठीक है। ऐसे वाले फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। अब समझ आया। दूसरी चीज खास बात क्या होती है कंजर्वेटिव फोर्स की, कि जब देखो मैंने इसको चार्जर को उठाया ऊपर, अब मैं इसको छोड़ दूंगा तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा। छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा। मतलब जो मैंने इस चार्जर पे अपने हाथ से वर्क डन किया था वो वर्क डन वापस ऑब्टेन हो जाएगा, वो वर्क डन वापस मिल जाएगा मुझे, है ना, चार्जर नहीं टूटेगा। तो ये ऐसे कुछ बच्चे बोले सर चार्जर टूट जाएगा सर के पास 5 चार्जर है तो देखो ऐसे उठाया, और जब देखो जब मेन बात देखो, 2 बातें बच्चों, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिपेंड कर रही है, और दूसरी चीज की वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, उसको आप वापस ले सकते हो। भाई वापस मिल गया ना, ये ऊपर था नीचे आ गया तो वापस मिल गया वर्क डन। Yes, sir. तो ये चीजें हैं। तो ये दोनों चीज जहां दिखाई दे वो हो गया मतलब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अब बोलोगे कि नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, अब देखो चित्र ये तो आपको कंजर्वेटिव दिख रहा है, नॉन कंजर्वेटिव देखना। अब ये है, ये चार्जर को मैं इधर से लेके इधर लेके आया, ठीक है, ये राइटिंग पैड है टैबलेट, इस पे उठाया यहाँ रखा है और इसको मैं लेफ्ट टू राइट ले जा रहा हूँ ऐसे। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले गया तो कुछ एनर्जी हुई, और दूसरा ऐसे घिसड़ा घिसड़ा के ले जा रहा हूँ पूरा रगड़ रगड़ के। तो दोनों केसेस आपको नजर आ गए कि एक तो सीधा ले गया, एक उसको घिसड़ा घिसड़ा। दोनों केसेस में एनर्जी कौन से केस में ज्यादा वेस्ट हो रही है, वो घिस घिस के लेने वाली। ज्यादा, जिसमें ज्यादा घुमा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से सारी की सारी एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो जा रही है। जहां छोड़ दोगे फ्रिक्शन में, जहां छोड़ दोगे वहीं रुक जाएगा, ना वापिस आएगा ना गिरेगा, कुछ नहीं होगा। और जितना आपने वर्क डन कर दिया पूरा का पूरा गुड़ गोबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस डिपेंड्स अपॉन द वर्क डन अगेंस्ट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ ट्रेवल्ड। भाई अगर मैं सीधा सीधा ले जाऊं तो मेरी कम एनर्जी वेस्ट होगी, तो ए से बी तक मैं चला गया, और अगर मैं इसको ऐसे घिसड़ा घिसड़ा के ले जा रहा हूं दैट मींस कि आई एम वेस्टिंग मोर एनर्जी, और जितना भी मैंने उस पर वर्क डन कर दिया जितना मैं, तो वो मेरा पूरा लॉस हो गया। तो सच टाइप ऑफ फोर्स फील्ड्स आर कॉल्ड एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हो गए, फ्रिक्शन हो गया, विस्कस हो गया। विस्कस फ्लूइड में भी तो ऐसा ही होगा ना, फ्लूइड में विस्कोसिटी होती है, वहां पे आपने ऐसे कितना घुमा दो वो सारा का सारा उसमें लॉस हो जाएगा। भाई मक्खन निकालते हो तुम, गांव के बच्चे हो, मक्खन तो निकलता होगा तुम्हारे, तुमने कभी ना कभी देखा होगा। दही होता है, Yes, sir. दही में हम क्या करते हैं, घुमाने वाली मशीन है, हमारे यहाँ रही बोलते हैं उसको, तुम्हें कुछ और बोलते होंगे, है ना। तो वो जो चर्निंग मशीन होती है ना, जिससे सेंट्रीफ्यूजर, फिजिक्स की भाषा में बोलो तो जो सेंट्रीफ्यूज करता है उसको, वो चलता है। अब उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम हो रही है, वो उसको घुमा भी रहा है ना, दही को घुमा भी रहा है। फिर लेकिन फाइनली वो एनर्जी गई कहाँ, वो मिल सकती है क्या वापस, जो आपने उसको घुमाने में नहीं गई ना, वो सारी की सारी वेस्ट हो गई।
तो कहाँ वेस्ट हो गई, फ्लूइड का जो विस्कोसिटी था, यानी फ्लूइड की जो विस्कोसिटी थी उसमें वो खत्म हो गई। सिमिलरली अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो फ्रिक्शन वाली एनर्जी फ्रिक्शन में चली गई। तो ऐसे फोर्सेस जिनके अंदर एनर्जी जो हम खर्च कर रहे हैं या वर्क डन जो हम कर रहे हैं वो पाथ पे डिपेंड करे, वो हो गए नॉन कंजर्वेटिव। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे खाली डिपेंड करे, वो हो गए कंजर्वेटिव। ठीक है, अब आप मुझे बताओ। हाँ दीक्षा पूछो। सर लेकिन जैसे सर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव तो क्लियर है सर, लेकिन कई बार हम ना कंजर्वेटिव वाला नॉन कंजर्वेटिव में लिख देते हैं और नॉन कंजर्वेटिव वाला कंजर्वेटिव अगर क्लियर है तो गलत क्यों लिख देते हो? अगर गलत क्यों लिख देते हो, क्लियरिटी है तो। सर क्लियर तो है, लेकिन सर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी नहीं कंजर्वेटिव होगी ना, अभी तुम नॉन कंजर्वेटिव कहोगे, तुम्हें घी निकलता हुआ नजर आएगा, मक्खन निकलता, फिर नहीं लिखोगे गलत। ठीक है, और चार्जर गिरता हुआ नजर आएगा तो फिर गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो अब एक चीज और बता रहा था मैं। हाँ, आपको ये क्लियर हुआ? अब मेरे को आप ये बताओ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, वो कंजर्वेटिव लग रहा है कि नॉन कंजर्वेटिव लग रहा है? फीलिंग बताओ फिर हम क्लियर। सॉरी कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव। कितने बच्चों को कंजर्वेटिव लग रहा है, हैंड रेज करो, हम लोग वोटिंग कर लेते हैं। कितने बच्चों को कूलम्बिक फोर्स यानी फोर्स जो कूलम्स लॉ से मिलता है F = K(Q1Q2)/R², वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड लग रहा है कि दैट द फोर्स ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द चार्जेस? अच्छा, और कितनों को नॉन कंजर्वेटिव लग रहा है? जिनको फीलिंग नहीं आ रही हो फॉर्मूला को फीलिंग लेके देखो। फॉर्मूला क्या है? F = K(Q1Q2)/R², और R क्या है? R इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। तो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच की दूरी है। तो अब ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन को सिग्निफाई नहीं कर रहा भाई कि पॉइंट R क्या है? ये R क्या है? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। भाई R पे खाली डिपेंड कर रहा है, तो जितना R बढ़ा दो, अब उस R को घुमा फिरा के बढ़ाओ चाहे सीधा सीधा बढ़ा दो, लेंथ ऑफ द पाथ की तो बात ही नहीं हो रही इसमें। नहीं जाओ नहीं ना बच्चों। यस सर। अब दिस मीन्स की तन्वी समझ आया? Yes, sir. आया ना? देखो बच्चे, इसमें लेंथ ऑफ द पाथ की बात नहीं हो रही, इसमें केवल स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की बात हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। सेम ग्रेविटी वाले कंसेप्ट लगते हैं। अभी ग्रेविटी के अगेंस्ट तो आपने बता दिया कि सर ये सीधा ले जाओगे तो ये दोनों केसेस में केवल इनिशियल फाइनल पे, तो सिमिलर कंसेप्ट लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी वही होता है, K(Q1Q2)/R², वो G(M1M2)/R², सेम है, कुछ नहीं है फर्क। ठीक है, Yes, sir. अब नॉन कंजर्वेटिव में देखो पाथ का कैसे पंगा फंसता है वो बता देता हूँ एक बार, फिर हम लोग चलेंगे ना। अभी कुछ नए बच्चों को ऑन बोर्ड किया है तो उनके लिए भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। एक गाड़ी है, ठीक है, सपोज करो ये मेरी गाड़ी है, ठीक है। अब मैंने इसमें टायर लगवा लिए। अब टायर घिसते कैसे हैं? गाड़ी ज्यादा चलेगी जब टायर ज्यादा घिसेंगे कि जब कम चलेगी जब कम ज्यादा घिसेंगे? चलेगी। तो पता है ना? और टायर घसने का तरीका क्या होता है? फ्रिक्शन, यस सर। है ना? फ्रिक्शन इज द ओनली ना। फ्रिक्शन के बारे में क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल। आपने पढ़ा होगा 10th में पढ़ा होगा कहीं कि हम जरूरी भी है और नुकसानदायक भी है। तो दैट मीन्स अब टायर घिसने का कारण क्या है? फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द रबर ऑफ द टायर। भाई जो टायर का रबर है और जो रोड है उसके बीच में कहीं म्यू लगेगा, उसकी वजह से ये टायर घिसेंगे। ठीक है, देयर विल बी सम रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन ना हो तो टायर नहीं घिसेंगे। केवल फ्रिक्शन ही कारण नहीं है घिसने का। जब टायर और ये रगड़ेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब उनके बीच में रिलेटिव मोशन ऐसा हो जाएगा तब घिसेंगे, लेकिन घिस रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से, सबको पता है। अब जब ये गाड़ी मूव करेगी ज्यादा, दैट मीन्स द मोर द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड मोर विल बी द एनर्जी वेस्टेड इन फ्रिक्शन, यानी मोर विल बी द वियर ऑफ द टायर। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द पाथ आ रहा है ना भाई। ज्यादा लंबा गाड़ी चली तो ज्यादा टायर घिस गए, और किसकी वजह से घिसे? फ्रिक्शन की वजह से। और फ्रिक्शन क्या था? नॉन कंजर्वेटिव था, और नॉन कंजर्वेटिव था तो इसलिए जितना पाथ ज्यादा चली उतना ज्यादा टायर घिस गए। ठीक है, यस सर। तो अब हमें दो तीन चीजें पता चल गई, वो आप मुझे याद दिलाओ आज हमने क्या क्या किया, बताओ, फिर चलेंगे। So electric field in equatorial line. इक्वेटोरियल लाइन, और जनरल पॉइंट वाला आपके लिए छोड़ा है, उसका फॉर्मूला है ना? पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अभी नहीं पढ़ा, कल पढ़ लेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा अभी हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जीपी लिख देते हैं। और क्या पढ़ा? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ठीक है, इतना ही पढ़ा। Yes, अब 1 घंटे में इतना ही पढ़ पाए, बहुत दिक्कत हुई हमें। ठीक है, तो हम इतना अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो बच्चों, और बाकी जिनको आ गया, जिनको समझ आ गया वो जा सकते हैं। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फिर ये जो कंसेप्ट अभी लास्ट में पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, इसी को एक्सट्रापोलेट करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हाँ। म्यू क्या होता है? अरे म्यू 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 क्या होता है बताओ भाई, कोई बताएगा दीक्षा को म्यू क्या होता है? आप बच्चे ही बताओ तुम लोग। तो जो बच्चे पार्टिसिपेशन नहीं करते ना, मैं उनका नाम लेना स्टार्ट करूंगा कि अब ये बच्चे हमें समझाएंगे, क्योंकि इनको सब आता है ना, ये डाउट पूछते ना बताते हैं। देखो बता रहे हैं दीक्षा, दीपिका बता रही है।